तो यहाँ पे आज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आगे चलेंगे। वैसे यहाँ पे हमें ऐसा लगता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में कि बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने होते हैं। देखो, स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम रैंडमली बहुत सोच नहीं पाते हैं। बाकी मेरा कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं होता कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल याद ही रखनी है। बट जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में फैक्ट याद रखने से आपसे ज्यादा सवाल निकल जाते हैं, फंसते नहीं ज्यादा क्वेश्चंस। बाकी जो अपनी बेसिक रीअरेंजमेंट की टेक्निक है, हम रैंडमली सोचें, रैंडमली कुछ भी रीअरेंज करके अपने इंटीग्रैंड को फॉर्मूले वाले फॉर्मेट में ले जाएं। मेन एजेंडा तो यही है। आप कोई भी टेक्निक जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ते हो, उसकी क्या टेक्निक है कि आप स्टैंडर्ड एंटी डेरिवेटिव्स का फॉर्मेट बना लो। लाइक आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता है उनके फॉर्म में ले जाओ। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये फैक्ट याद रखते हुए आप प्रैक्टिस करिए। साथ साथ आप अपने अप्रोच में थोड़ी सी रैंडमनेस ले आइए कि कहीं कुछ ट्रिग्नोमेट्री कर दें, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सोचने से अपना दिमाग बहुत खुलता है इस चैप्टर में, राइट। लेकिन जो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस करते जा रहे हैं, इससे ज्यादातर सवाल अपने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, तो फटाफट से देख लेते हैं। जैसे मान लो अपना ये जो फंक्शंस मैंने लिखा, बेसिकली ये वो फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, राइट। तो बच्चे, अगर आपके पास 1/a+b sin स्क्वायर एक्स या फिर 1/a+b cos स्क्वायर एक्स या फिर ऐसा कुछ हो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवीजन कर दूं, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से, जैसे मेरे पास मान लो ऐसा कोई फंक्शन है, लेट सपोज 1/2+3 sin स्क्वायर एक्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन करते ही ये फायदा हो जाएगा, 2+3 tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम tan x को कुछ t मान लें तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा, राइट। तो इन सारे केसेस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से डिवीजन करके यू हैव टू कन्वर्ट योर इंटीग्रैंड इन द फॉर्मेट ऑफ टेंजेंट थीटा। उसके बाद तुम्हें tan x की वैल्यू t पुट कर देनी है, राइट। उसके बाद तुम्हें tan x की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, t पुट कर देनी है। तो इससे अपना काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले टाइप को देखते हैं। अब इन सब पे एक साथ हम सवाल करेंगे। 1/a+b sin x या फिर 1/a+b cos x, अगर ऐसा मिलता है, या फिर 1/a+b sin x plus c cos x, ऐसा अगर मिले, तो इन सारे केसेस में आप साइन और कॉस को टैन के हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर लो। बाई दिस सब्स्टिट्यूशन sin x को आप 2 tan x by 2/1 plus tan square x by 2, मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। कॉस को tan हाफ एंगल में आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। भाई, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती ही होगी। उसके बाद आप tan x by 2 को t मान लीजिए। उसके बाद मेरे बच्चे, आप tan x by 2 को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका इंटीग्रैंड है वो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे, अगर ऐसा कुछ हो, इस वाले फॉर्म की चर्चा मैंने यहां नहीं करी है। अगर ऐसा कुछ हो, 1/, मान लिया ऐसा कुछ लिखा गया हो, 1/a sin x प्लस b cos x, तो भाई ऐसे केस में हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केस में आपका मन करे, आप ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, जो यहाँ पे कर रखी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, हाफ एंगल में बदल सकते हैं। बट मैं स्ट्रांगली क्या रिकमेंड करूंगा, आप इसको सीधे साइन या कॉस पे बदल लीजिए। तो यानी मैं थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। बहुत ही थोड़ा रीअरेंजमेंट में करूंगा। इसको आप 1/√a² प्लस b स्क्वायर, मतलब √a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, और ये बन जाएगा, साइन को जब आप ऊपर ले जाओगे तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कोसेक, सॉरी, CSC, कोसेक, कोसेक x प्लस tan इनवर्स b डिवाइडेड बाई a। और आपको कोसेक का इंटीग्रेशन पता होता है तो आप सीधे इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। मतलब इसी फंक्शन को आप इस फॉर्म में बदल के फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप ये हरकत कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा फॉर्मेट है। इसमें अगर आप tan के हाफ ऑफ एंगल बदलने में लग गए तो नहीं कर पाएंगे इसे, बहुत ही ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है।
तो ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट हो, a sin x plus b cos x plus c, a sin x plus b cos x plus c, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट हो, upon p sin x plus q cos x plus r. Here, if I will denote a sin x plus b cos x plus c as nr, मतलब न्यूमरेटर और इसको साथ ही dr लिख लेते हैं, तो ऐसे केस में आप न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे? जो आपका न्यूमरेटर है एन आर, इसको लिखेंगे a इंटू डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c, राइट? इस फॉर्म में आप लिखेंगे और ऐसा करने से इस फंक्शन को आप बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म बदल पाएंगे, आसानी से इंटीग्रेट भी कर पाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस में हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब बच्चे बात करते हैं, अगर फॉर्मेट ऐसा कुछ हो 1/x, x पे पावर n प्लस 1, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको मान लेता हूँ, सपोज दिस इज फर्स्ट, राइट, एंड दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, वैसे मैंने लिख भी रखा है, 1/x पे पावर n प्लस 1, 1/x स्क्वायर ब्रैकेट में x पे पावर n प्लस 1, n माइनस 1/n, या फिर 1/x रेज टू दी पावर n, 1 प्लस x पे पावर n पे पावर 1/n। तो ऐसे केस में आप डिनोमिनेटर से x पे पावर n मेरे बच्चे कॉमन निकाल लीजिए। ठीक, जैसे एक में मैं करके दिखाता हूं, जैसे यहां से अगर मैं x पे पावर n कॉमन निकालूं तो ये x रेज टू दी पावर 1 प्लस n बन जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस x पे पावर माइनस n बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अगर इसको साथी, अगर 1 प्लस x रेज टू दी पावर माइनस n को, अगर 1 प्लस x रेज टू दी पावर माइनस n को अगर मैं t मान लूं, राइट, 1 प्लस x पावर माइनस n को अगर मैं t मान लूं, तो इसको डिफरेंशिएट करती माइनस n अपॉन x रेज टू दी पावर n प्लस 1 जो dx है, दैट विल बी इक्वल टू dt। ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये पूरा आपका रिप्लेस हो जाएगा, यानी dx अपॉन x पे पावर n प्लस 1 को dx अपॉन x पे पावर n प्लस 1 को मेरे बच्चे आप माइनस dt अपॉन n लिख सकते हैं और फिर इसे आप बहुत प्यार से इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। अगले में, यानी ये फर्स्ट वाले की बात है, यहाँ पे फर्स्ट के सामने मैं फर्स्ट लिख देता हूं, आप ये हरकत करेंगे। दूसरे में भी आप x पे पावर n कॉमन निकालेंगे, दूसरे में भी आप x पे पावर n कॉमन निकालेंगे, इसे भी मैं करके दिखा देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप x पे पावर n बाहर निकालेंगे तो x पे पावर n माइनस 1 बाहर आएगा, राइट। दूसरे वाले में अगर x पे पावर n बाहर निकालेंगे तो x पे पावर n माइनस 1 बाहर आएगा और स्क्वायर में ऐड होते ही 1 अपॉन x पे पावर n प्लस 1, ये n प्लस 1 बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ बच्चे 1 प्लस x रेज टू दी पावर माइनस n और इस पूरे पे पावर n माइनस 1/n होगा। इसके बाद मेरे लाल आप 1 प्लस x पे पावर माइनस n को, इसके बाद 1 प्लस x पावर माइनस n को आप t पे पावर n मानेंगे, बिकॉज यू वांट्स टू रिमूव द रेडिकल साइन। आप यहाँ पे पावर 1/n नहीं देखना चाहेंगे, तो ये मानने से बहुत ही फायदा होता है, राइट। फिर ऐसे केस में आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? t पे पावर n से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, ऐसी सिचुएशन सेम थर्ड वाले में है, ऐसी सेम सिचुएशन थर्ड वाले में x पावर n आप बाहर निकालेंगे तो x आएगा, x पावर n प्लस 1 बन जाएगा। सेम सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन बना हुआ है, 1/n लिखा हुआ है, इसको भगाने के लिए फिर से आप यही हरकत करेंगे, यानी दूसरे और तीसरे केस के लिए सब्स्टिट्यूशन सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये साथी सारी बातें हो गई। अब इन पे हम फटाफट से प्रॉब्लम्स करने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट वाली स्लाइड से शुरू करते हैं, फिर फर्स्ट की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे। चलिए, तो भाई लास्ट वाली स्लाइड पे आ जाते हैं और सवाल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए साथी, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का सवाल है, अपने को सॉल्व करना है। इंटीग्रल dx अपॉन x क्यूब, x क्यूब प्लस 1 रेज टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये तुम्हें सिंप्लीफाई करने हैं। तो फटाफट से पीछे चलते हैं और फॉर्मेट की चर्चा करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे हो सकता है। तो ये देखो, ये थर्ड वाला फॉर्मेट आपका कुछ कुछ हो सकता है ऐसा, x पे पावर n, यहाँ पे 1/n। ओके, तो इस केस में मेरे बच्चे, अगर मैं x रेज टू दी पावर 3 बाहर निकालूं
तो dx upon x raised to the power 4 it will be, and 1 plus x raised to the power -3, और बच्चे इस पे पावर 1/3 आएगा। इसके बाद अपनी आसानी के लिए मैं ये मान लेता हूं 1 प्लस x पे पावर -3 जो भी है दैट विल बी t। अब अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो -3x रेज टू दी पावर -4 dx मेरे बच्चे ये dt हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट dx अपॉन x रेज टू दी पावर 4 एज dt बाई 3 का निगेटिव, राइट। अब साथी ऐसी बात करने के बाद आप अपनी मंजिल से बस कुछ कदमों की दूरी पे हो, तो यहां पे पुट कर लो आप, यानी dx अपॉन x पावर 4 का मतलब माइनस dt बाई 3, राइट। तो साथी -1/3 तो यहां से बाहर आएगा और ये बन जाएगा dt अपॉन t रेज टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी -1/3 इंटीग्रल t रेज टू दी पावर -1/3 dt। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस वन, तो ये t पे पावर 2/3 हो जाएगा अपॉन 2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। और मेरे लाल अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1/3, t पे पावर 2/3 है, तो बच्चे यहाँ पे 1 प्लस x पे पावर -3, यानी 1 प्लस x रेज टू दी पावर -3 पे पावर 2/3 प्लस c करेंगे, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपकी फाइनल मंजिल है। ठीक है, कुछ बच्चों का यहाँ कहना होता है सर अगर मैं जैसे ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करूं तो क्या आपको कोई दिक्कत है? भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करके खुद से झेल सकते हो अगर कर पाओ तो, ठीक है। इसको कुछ tan वगैरह बदल लें, तो मेक श्योर अगर आप tan बदलते हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर बनाने के बाद क्या फायदा होगा, यहाँ पे फिर से पावर 2/3 वगैरह बन जाएगा। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा सकता है, मतलब वो ये हरकत करना चाहते हैं कि भाई x की जगह पे ये पुट कर दिया जाए, x की जगह पे ये पुट कर दिया जाए, तो क्या कुछ फायदा होगा? डेफिनेटली फायदा हो सकता है, आप करके देखना, एक बार दिमाग लगाना, इस रूट से भी आप जा सकते हैं, हो सकता है फायदा हो, गारंटी नहीं है। तो मेरा यही कहना है, सवाल करते हैं तो आप रैंडमली ऐसे सवाल से बातें करते रहो, तो आपकी ग्रिप काफी अच्छी हो जाएगी, राइट। चलिए भाई, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। इस बार का सवाल है, इस बार का सवाल है, you have to integrate this one dx upon x square 1 plus x cube raised to the power 2/3। अब साथी फटाफट अपनी टेबल तक चलते हैं, वैसे भी आपको नजर आ गया होगा फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट, यहां पे देखते हैं। ये देखिए भाई, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर एन, एन माइनस 1/3, बिल्कुल लिखा हुआ है 3 माइनस 1/3, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में भी आप एक्स क्यूब को पहले बाहर निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, जब बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर बन के आएगा तो पावर 4 बन जाएगा बच्चे। यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -3 और इस पूरे पे पावर 2/3 आ जाएगा। इसके बाद साथी, इसके बाद साथी आप 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर -3 को आप क्या एज्यूम करेंगे, t पे पावर n यानी t क्यूब एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या एज्यूम करेंगे, t पे पावर n एज्यूम करेंगे, यानी आप इसको क्या ले सकते हैं t। अच्छा, इस वाले फॉर्मेट की बात हो रही है, हाँ, यहाँ t रखने से फायदा हो गया, बिल्कुल सही बात है। राइट, नहीं नहीं साथी, आप यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, हाँ जैसे इस केस में भाई तुम्हारा कहना है कि इसको सर अगर टी क्यू मान लिया जाए तो बिल्कुल आप मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए, तो ये मैंने टी क्यूब 1 प्लस एक्स पावर -3 को मैंने क्या मान लिया, टी क्यूब मान लिया। सवाल था सर इसको टी माना जाए तो क्या कोई दिक्कत है, टी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये आपका रिमूव हो जाएगा रेडिकल साइन, या टी क्यूब मान लो, चलो टी मान के कर लेते हैं, टी क्यूब भी मान सकते हो आप, यहां से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। मैंने बोला ना भाई, कोई बहुत ज्यादा फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट आपको पता चल जाए, तो आप इससे भी काम कर पाएंगे। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो -3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू दी पावर 4 dx मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, यानी dx अपॉन x रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, -dt डिवाइडेड बाई 3 आएगी, ठीक है। आप यहां से काम करते हो तो आप बहुत इजीली से इंटीग्रेट कर ले जाओगे।
बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, -1/3 तो मैं बाहर कर लेता हूँ, ये लिखा हुआ है इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाई t रेज़ टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, राइट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो -1 डिवाइडेड बाई 3 t रेज़ टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखा हुआ 1/3 कट गया। इसको अगर आप यहाँ पे t वगैरह की वैल्यू पुट करते हैं तो t का मतलब बेसिकली कितना है, t का मतलब है 1 प्लस x पे पावर -3 पे पावर 1/3, तो -1 प्लस x पे पावर -3 रेज टू दी पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c, ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और जो साथी इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हाँ मैंने पिछले वाले सवाल में सीधे फॉर्मूले पे फीड नहीं किया है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई 1 प्लस एक्स पावर -3 को आप टी क्यूब मान के वहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे इसी सवाल में करके दिखा देता हूं। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन यूज करता तो सारी बातें सेम होंगी, यानी -dx अपॉन x रेज टू दी पावर 4, यहाँ पे 3 भी था, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 3t² dt हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं dx अपॉन x रेज टू दी पावर 4 क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है बच्चे -t² dt। ये क्या बनने वाला, -t² dt। आप सब कुछ रिप्लेस कर दीजिए, तो यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स पावर 4 जगह -t² dt लिख लिया। और बच्चे डिनोमिनेटर में क्योंकि आपने इसको टी क्यूब पुट किया, केवल सिंपली क्या बचेगा, टी स्क्वायर बचा रह जाएगा, सिंपली क्या बचा रह जाएगा, टी स्क्वायर बचा रह जाएगा। तो अब यहां से टी स्क्वायर को टी स्क्वायर भाई खा जाएगा, तुम्हारे लिए -dt आ जाएगा। अब तुम इंटीग्रेट कर लो, -t प्लस c हो जाएगा। और बच्चे इसका क्या करना है, आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है, तो बच्चे t की वैल्यू पुट कर दो। अरे भाई ये तो वही आंसर आ गया, तो आप t की वैल्यू बिल्कुल यही पुट कर सकते हैं भाई, -3 पे पावर 1/3 प्लस c, राइट। तो आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ अब बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चे, अब मुझे अब फर्स्ट वाले फॉर्मेट में मैं नहीं चल रहा हूँ, राइट, इसको मैंने छोड़ दिया, आप समझ गए भाई अच्छे से क्या करना है, इनसे कैसे डील करना है। अब इनकी बारी आती है, अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो एक इंटीग्रल पहले कंसीडर कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मेट को भी उड़ाते हैं अपन। यानी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इंटीग्रल 2 प्लस 3 cos थीटा, 2 प्लस 3 cos थीटा डी थीटा अपॉन 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 में कंसिडर करते हैं साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3। तो बच्चा अब इस केस में जो आपका न्यूमरेटर है, यानी 2 प्लस 3 cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, आई थिंक ऐसा था, देख लेते हैं एक बार पीछे चल के, ये था a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, 3 तो भाई उड़ गया, भगवान को प्यारा हो गया, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3, और बच्चे लास्ट में यहाँ पे हम c लिख देते हैं, राइट। तो इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है, यानी अब आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स, यहाँ पे साइन और कॉस को अलग अलग कर लेते हैं, तो कॉस के कोफिशिएंट्स को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा a प्लस 2 भी होएगा। बच्चे ऐसे साइन को साथ करते हैं, यहां से आप साइन बाहर निकाल लीजिए, तो प्लस साइन थीटा b माइनस 2a और प्लस c प्लस 3b। अब बच्चे आप दोनों तरफ साइन और कॉस के कोफिशिएंट्स आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं तो a प्लस 2b की वैल्यू 3 आएगी, तो बच्चे a प्लस 2b कितना आ गया, 3, a प्लस 2b 3 आ गया, b माइनस 2a 0 आ गया, b माइनस 2a 0 आ गया,
इसके बाद और क्या बचता अपने पास, c+3b2 आ गया। चलो भाई फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं और मेहनत करते हैं, जल्दी जल्दी भाई से सॉल्व करते हैं। तो साथ ही अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने को b+2a+2b यानी यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो 4b+b 5b और 6/5 आई थिंक, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, 6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 5 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगी। a की आएगी b, नहीं b की वैल्यू आएगी 6 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। भाई ये सब काम आप कर लेना। इसके बाद बच्चे a की वैल्यू अगर b 6/5 आ गया है तो a की वैल्यू -3/5 प्लस 3/5 राइट, प्लस 3/5। तो आप c यहां से निकाल सकते हैं 3/5 तो 9/5 यानी 9/5 इधर अगर इसको भेजेंगे, सॉरी 18/5 भेजेंगे तो -8/5 ये आ गया। तो मैंने ए बी सी इस तरीके से कैलकुलेट करना, राइट। तो अब आप देख सकते हो, अब बच्चे आप देख सकते हो, अगर मैं न्यूमरेटर को इस तरीके से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे इस प्लेस पे a की वैल्यू कितनी आई थी, 3 डिवाइडेड बाई 5 आई थी। b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 5 आई है। एक c की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई 5 आई है। जब इसको डिवाइड करोगे तो साइन ये वाला टर्म तो कट जाएगा, यहाँ पे 6/5 डी थीटा बचेगा, राइट। सीधे मैं लिखता हूं, तो दिस इज बेसिकली इंटीग्रल 6/5 डी थीटा प्लस, क्योंकि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इस बात की चर्चा हो चुकी है, 3/5 और ये टर्म बचेगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। इसको मैं लिख देता हूं, इंटीग्रल इंटीग्रल cos थीटा -2 sin थीटा डी थीटा अपॉन sin थीटा +2 cos थीटा +3 sin थीटा +2 cos थीटा +3 और c की वैल्यू -8/5 है। तो बच्चे यहाँ पे आखिरी इंटीग्रेंड आपका बच जाएगा -8/5 डी थीटा अपॉन sin थीटा प्लस, यानी कुल मिला के इस इंटीग्रल को मैं यहां लेके चला है, देखो दो तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, लेकिन अगला वाला फॉर्मेट इस पे चला गया भाई, सेट हो गया। यानी आपको हाफ एंगल वाला भी यूज यहाँ पे करना पड़ सकता है, राइट। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, अब देखते हैं। तो देखो भाई दो तो इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसको मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लिख लेना। अरे नहीं भाई मैं पूरा लिख दूंगा, ठीक है, घबराना नहीं आपको। तो बच्चे यहाँ पे थीटा होएगा +3 डिवाइडेड बाई 5 ln मॉडुलस साइन थीटा प्लस, और अब बच्चे ये लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन है ये बचा रह गया है, ये मेरे लाल बचा रह गया है। यहाँ पे क्या है, डी थीटा अपॉन साइन थीटा +2 कॉस थीटा +3, ठीक है, राइट। अब तुम्हें कुल मिला के इस लास्ट वाले को इंटीग्रेट करना है। तो बच्चे tan हाफ एंगल में बदल डालो सबको, बाकी तो हो ही चुके हैं, यही इतना और करना है। तो यानी मैं -8 डिवाइडेड बाई 5 हाफ एंगल में बदल के लिख देता हूं इसे। तो डी थीटा सीधे तो नहीं लिख पाऊंगा, कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ पे साइन थीटा मतलब 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप ये सब लिख लीजिए, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2
और बच्चे कॉस का मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन और प्लस साथ के साथ क्या बचा हुआ भाई देख लेते हैं, +3 बचा हुआ है। तो साथ ही यहां तक की हरकत आप कर लीजिए। इसका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर जाएगा तो -8 डिवाइडेड बाई 5, इसको लिख लो बच्चे सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन, अब साथ ही यहां पे 2 3 ये तो 5 हो गया भाई, ठीक है, एक तो 5 मिल गया, +2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 मिल गया, प्लस यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 -2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो भाई आप गौर करिए ये कितना हो जाएगा, अरे ये सब पाप कर दिया भाई मैंने, यहाँ पे केवल tan थीटा बाई 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब साथ ही हमारा अगला स्टेप होगा कि भाई tan थीटा बाई 2 को t मान लिया जाए। तो साथ ही यहां से तुम्हें मिल जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो अब बच्चे आप सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, यहाँ पे 2 डी टी पुट करेंगे तो -16/5 -16/5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 5 इंटीग्रल डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब शायद आप मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो साथी अब यहां से क्या बनेगा, -16 डिवाइडेड बाई 5। भाई कैलकुलेशन आप देखते रहना, कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो सकता है, इसलिए आप साथ साथ करते रहना। अच्छा एक बार मैं दोबारा नीचे कर लेता हूँ, सेकंड स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 तो आया ही था यहाँ पे, तो 2, ठीक है सब सही है। तो यहाँ पे आप t+1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे लिख लीजिए t+1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है, तो -8/5 tan इनवर्स। अब बच्चे आप यहाँ पे वैल्यू किसकी रख दोगे, आप इस पे वैल्यू रख दो t की, t tan थीटा बाई 2 था, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 प्लस 1/2, और अब साथ ही ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। आपने इस पूरे को इंटीग्रेट किया था तो -8/5 का ही टर्म आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ -8, बाकी तो इंटीग्रेट हो ही रखे हैं लाल, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा -8/5 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो साथ ही ये आपकी फाइनल मंजिल हो गई, ठीक है। अब देखो जैसे आपको अगला सवाल देने से पहले एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। जैसे कभी भी आपसे कोई कहे कि भाई हमें ये इंटीग्रेट करना है कोसेक x dx, तो आप कहते हैं यार ये तो बहुत आसान सी बात है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ये बराबर होगा -ln मॉडुलस कोसेक x प्लस कॉट x। अच्छा हम चाहें तो इस माइनस को अंदर भी भेज सकते हैं, तो कोसेक x माइनस कॉट x बन जाएगा। इसको आप tan कॉट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन लिखा हुआ है tan x बाई 2 हो जाएगा। ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसे, राइट। तो अब अगला सवाल लगे हाथ देख लेते हैं भाई, अगर ऐसा कुछ सवाल मिल जाए, इंटीग्रल dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, अगर ऐसा कुछ मिल जाए 3 sin x प्लस 4 cos x, तो ऐसे केस में आप अच्छा आप देख सकते हो आपके पास ये कौन सा फॉर्मेट है, मैंने बोला था कभी कभी ये भी मिल सकता है, ये लिखा हुआ है भाई, ये रहा, तो आप इसको इसमें बदल लीजिए। तो बच्चे जैसे आप इसको इसमें बदलेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा 1/5 का फैक्टर बाहर, और इंटीग्रेशन में साथ के साथ आ जाएगा dx अपॉन
साइन x प्लस tan इनवर्स 4/3। तो 1/sin मतलब बच्चे कोसेक होता है, और इसका कितना होता है इंटीग्रल ln मॉडुलस tan x/2 प्लस c। सीधे आंसर लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5 1 डिवाइडेड बाई 5 ln मॉडुलस tan x प्लस tan इनवर्स 4/3/2 प्लस c। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जरा ट्राई करना, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हाफ एंगल में बदलने के बाद सॉल्व करते हैं, तो आंसर का फॉर्मेट कुछ और आएगा। यानी अगर आप tan x/2 पहले हाफ एंगल में बदलेंगे, फिर इसको आप t मानते हैं, राइट? तो ऐसे केस में जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। और भाई नादान साथी यहीं पे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, भयंकर परेशान हो लेते हैं। उनको ये मिलेगा मॉडुलस 1 प्लस 2 tan x/2 अपॉन 4 माइनस 2 tan x/2, ऐसा मिल जाता है। तो क्या परेशान होना है भाई, इस तरीके की बात मिल जाती है। आप इसी को एक्सपैंड कर दो तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरीके की बात भाई कर सकते हैं, बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। तो साथी अगला सवाल जो अपना है वो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रल dx अपॉन, चलो पहले जैसा कर लेते हैं, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको लाल इंटीग्रेट करना बहुत 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 आसान है। आप ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन करेंगे, कौन सा फॉर्मेट हो गया, हम टेबल में बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गए, बिल्कुल स्टार्टिंग लाल यहाँ पे पहुंच गया टेबल में इस तरह के सवालों में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आप कर लेना सवाल ऐसे बहुत सारे, खुद से बना सकते हो। बट खुद से बनाओ तो आंसर कहाँ से चेक करोगे भाई, इतना कॉन्फिडेंस कभी रहता नहीं है, तो आप इसलिए बुक से ही करेंगे। तो ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन कर दीजिए, तो यानी इंटीग्रल यहाँ पे आएगा लाल सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स यानी 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब बच्चे सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, राइट? तो इंटीग्रल अपॉन 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। और बच्चे अब आप यहां पे ये मान लेंगे लेट tan x बराबर t, तो साथ ही सेकेंड स्क्वायर एक्स dx कितना होएगा dt। आप बच्चे ये पूरी वैल्यू यहां पे रख दीजिए, यानी इंटीग्रल dt अपॉन 2 प्लस 3t स्क्वायर। अरे ये सब तो मैं पाप कर रहा हूं भाई, 3t स्क्वायर। और ये बच्चे तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक है, अब 3 कॉमन निकाल लीजिए मन करे यहाँ पे, या जैसे भी करने हैं। मैं यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा भाई, करने वाला ही नहीं। मेरा ये मानना है ऐसी बातें बच्चों को याद होनी चाहिए इंटीग्रेशन में पेश के लिए। तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस मैंने 1/3 बाहर कर लिया है, तो रूट 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब साथ ही ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। बहुत से बच्चे यहीं पे क्या करते हैं, फिर इसको कुछ पुट करने लग जाते हैं टैन वैन के फॉर्म में, राइट? नहीं करना है, इतनी बातें आप याद रखो, अपने दिमाग पे इतना भरोसा रखो। तो यहाँ पे आएगा 1/3 1/a, यानी √3 डिवाइडेड बाई √2 टेंजेंट इनवर्स x बाई a, यानी √3t डिवाइडेड बाई √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अब आप बच्चे करिए यहाँ पे t की वैल्यू पुट, यहाँ पे क्या करिए t की वैल्यू पुट। तो 1 बाई, देखो √3 खा गया तुम्हारे लिए, 1/√6 आ गया, tan इनवर्स √3। और बच्चे t की वैल्यू आपने क्या क्या t किसको माना था भाई,
tan x पुट कर दो वैल्यू, मान पुट कर दो, तो tan x अपॉन √2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c, ऐसा कुछ आ जाएगा बच्चे। एक सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप चैट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे इसका, सॉल्व करके मैसेज करेंगे। तो इंटीग्रल dx अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x प्लस 4, ये साथी तुम्हें सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। साथ के साथ एक और होमवर्क आपका, एक सवाल और पूछ लेता हूँ। आपके पास कोई 2 वेरिएबल का फंक्शन है, लेट्स सपोज कैपिटल गामा एक्स वाई विच इज 7 sin स्क्वायर x माइनस यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स, इस पे पावर -1 है। तो बच्चे तुम्हें इसका रेंज बताना है, ये भी आपका होमवर्क है। एक और होमवर्क आप लिख लीजिए। अगला सवाल है कैपिटल गामा एक्स वाई, ये साथी ऐसा कुछ दिया गया है, ये साथी ऐसा कुछ दिया गया है, वन डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर, इसका तुम्हें रेंज बताना है। इसका तुम्हें क्या बताना है, रेंज बताना है, जहां पे एक्स वाई पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 इस पे लाई कर रहे हैं। तो बच्चे आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।